RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का अध्याय आपका विद्युत का चला हुआ है, जिसके पाठ्यनीति प्रश्नों को हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर पाठ्यनीति प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आज भी हम आपके सामने पाठ्यनीति प्रश्न और कुछ अभ्यास के प्रश्नों को लेकर आएंगे, जिनको हम विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि पिछली वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी उतना ही यूजफुल पाएंगे जितने की आपने पहली वीडियोस पाई है। तो आइए लेकर चलते हैं आज की वीडियो को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपको पूछा है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से मापते हैं, उसकी दर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, घरों में जो बिजली आती है मीटर के द्वारा, उसको किस रूप में मापा जाता है। आप लोगों को पता होगा, जो बिजली का बिल आता है उसमें एक शब्द लिखा हुआ आता है यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा की दर का निर्धारण यानी उसकी जो कीमत है उसका निर्धारण हम यूनिट के द्वारा करते हैं, जिसको हम देसी भाषा में अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूनिट कहते हैं। उसे ही पुस्तक की भाषा में किलोवाट घंटा कहा जाता है। किलोवाट घंटा यानी किसी अगर 1 किलोवाट की कोई वस्तु जिसकी शक्ति 1 किलोवाट हो, 1 घंटे तक लगातार चलाई जाती है, तो उसके द्वारा जितनी बिजली, जितनी विद्युत ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है उसे ही किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक है, न कि शक्ति का। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, आपको ऑप्शन दे दिया, उसमें ऊर्जा दे दिया, शक्ति दे दी, बल, दाब, कुछ भी कह दिया, तो आप उसमें से इसको छांटेंगे तो वो आपका ऊर्जा का मात्रक होगा। जैसे आपका सूत्र होता है P = W/T। शक्ति का सूत्र है P = W/T, यानी P तो होता है वाट = जूल/सेकेंड। यानी अगर सेकंड की गुणा इधर कर दें तो ये हो जाएगा आपका जूल = वाट सेकंड। यानी जूल को ही वाट सेकंड भी कहा जा सकता है। जूल कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, तो इसी प्रकार से वाट और सेकंड, वाट शक्ति का मात्रक गुणा सेकंड समय का मात्रक। वाट के स्थान पर तो किलोवाट ले दिया, सेकंड के स्थान पर घंटा ले दिया। तो इस प्रकार से जैसे वाट सेकंड ऊर्जा का मात्रक बनता है, किलोवाट घंटा यानी यूनिट भी ऊर्जा का ही मात्रक होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो पहले हम 1 किलोवाट घंटा को लिख लें। इस किलोवाट को तो वाट में बदलिए, क्योंकि जूल वाट सेकंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट में 1000 तो वाट होंगे। अब घंटा ले लीजिए, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं वाट सेकंड। अब यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे 6 × 36 तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 आपका आ जाएगा। 3, 4, 5 और 1 पॉइंट ही लगाया है 6, तो 10 की घात 6 वाट सेकंड के स्थान पर क्या लिख देंगे, जूल। तो यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर आ जाएगा। अब इसी के आधार पर यूनिट के रूप में फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि किसी 1 किलोवाट शक्ति की वस्तु के या उपकरण के द्वारा 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होती है, प्रयुक्त होती है विद्युत ऊर्जा, बिजली, वह उसकी 1 यूनिट कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा शक्ति के रूप में इसको, ऊर्जा के रूप में इसको लिया जा सकता है। अब यहाँ पर हम अगर इसका सूत्र बनाकर देखें, किलोवाट घंटा या यूनिट का सूत्र, तो सामान्य तौर पर हमें यहाँ पर W के रूप में लेना है। तो W के स्थान पर जो यूनिट आएगी उसके लिए लेकर चल सकते हैं यूनिट की संख्या बराबर, यूनिट की संख्या इक्वल टू आ जाएगा या तो P × T कर लीजिए।
P पावर होनी चाहिए। अगर ये वाट में है तो 1000 से इसको भाग दे देंगे, अपॉन हो जाएगा 1000, जहां पर P आपकी वाट में है, शक्ति वाट में है। अगर किलोवाट में है तो फिर 1000 से भाग नहीं देंगे। लेकिन P इक्वल टू होता है VI के, तो यहाँ पर हम V इंटू I इंटू टी भी लिख सकते हैं, अपॉन 1000। अब ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, V इक्वल टू होता है IR, तो उसके आधार पर भी या तो V के स्थान पर आप IR रख लीजिए या फिर I के स्थान पर V अपॉन R रख के भी इसके अनेकों सूत्र बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। इससे संबंधित और भी अगर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम इसके पश्चात अगला क्वेश्चन। आज के इस दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त यानी उपयोग की गई ऊर्जा परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर कोई उपकरण 220 वोल्टेज पर कार्य करता है तो V बराबर हो गया 220 वोल्टेज, और इस वोल्टेज पर वह धारा बराबर 500 एम्पियर लेता है। तो उस विद्युत मोटर की शक्ति आपको ज्ञात करनी है, और ये भी कहा है कि वह कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है यदि समय बराबर 2 घंटे ले लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले शक्ति का सूत्र अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू I। तो V आपका 220 वोल्ट है, ये मात्रक वोल्ट है, और 500 एम्पियर इसके लिए I का मान लिया गया है। तो 22 पंजे 110 और ये 3 जीरो सेम टू सेम लगा देंगे। यहाँ पर कितने वाट हो जाएगा, इसको आप किलोवाट में भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन वाट गुना सेकंड अभी हमें ऊर्जा का मान निकालना है, इसलिए हम इसको केवल वाट में ही रखेंगे, इसकी वैल्यू का परिवर्तन नहीं करते। तो अब ऊर्जा को अगर हम यहाँ W से प्रदर्शित करें तो W इक्वल टू हो जाएगा सीधा P गुना T, P गुना T। P का मान हमारा है 1140। अब इसके बाद T हमारा कितना है 2 घंटे, 2 घंटे। अब घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो 60 इंटू 60। अब यहाँ जैसे ये 1,10,000 आपकी वैल्यू इसकी आई थी, 2 गुना 60 के रूप में वो लेकर चल दिए, तो यहाँ पर 2 4 6 जीरो तो अभी छोड़ देंगे, 6 36 दूनी 72 के साथ 11 की गुना कर लेंगे, 72 गुना 11 और गुना 10 की घात 1 2 3 4 5 और 6, 10 की घात 6 के रूप में हम इसको लिख देते हैं। तो अब गुना करने पर 11 दूनी 22, 11 सत्ते 79 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जो हम हासिल लेकर चलते हैं, गुना 10 की घात 6। अब ये आया हुआ है जूल, 792 या 7.92 गुना 10 की घात 8 जूल भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसके पश्चात कभी कभी इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इस मोटर के द्वारा कितनी यूनिट की खपत हुई, कितनी यूनिट की। अब जो ये यूनिट है वो 1 दिन की आएगी। सामान्य तौर पर जो यूनिट निकाली जाती है वो पूरे महीने की निकाली जाती है, 30 दिन की निकाली जाती है। तो यूनिट में हम एक्चुअल में लिख देते हैं, यूनिट इक्वल टू होता है वाट गुना घंटे गुना दिन और बटे 1000 कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका यूनिट निकल आएगा। समय आपका घंटों में होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर t बराबर 2 घंटे है, अगर कह दिया जाए कि इसके द्वारा कितनी खपत होती है 1 दिन में, उस यूनिट के बारे में जानकारी दीजिए, तो यहाँ पर हम यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट इक्वल टू हो जाएगा वाट 1,10,000 जो आपकी है, 1 10 1000 ये जीरो और गुना 2 घंटे अपॉन 1000 यहाँ पर ये लिख देंगे। तो 1 2 3 जीरो गई और 11 दूनी हो जाएगा 220 यूनिट 1 दिन में खर्च होती है इसके द्वारा। अब अगर 30 दिन की देखनी है तो इसके साथ 220 गुना 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरे 1 माह में वह कितनी यूनिट खर्च करता है, कितनी यूनिट प्रयुक्त करता है वह विद्युत मोटर, उसके बारे में इस गुना से आप जानकारी निकाल सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर आपके जो एनसीईआरटी बुक में अब 5-6 निहित प्रश्न थे, वो 5-6 निहित प्रश्न इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न लेकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है। अभ्यास के प्रश्नों में अब अगर देखिए तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R अपॉन R डैश अनुपात का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1/25, 1/5, C 5 और डी में 25 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखिए अभ्यास के इस पहले प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हमारा एक तार था AB, ये AB था, कुछ लंबाई थी इसकी, हमें मालूम नहीं क्या लंबाई थी। अब इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 4 और 5। इन 5 भागों में इसको बांट दिया गया और तार का जो प्रतिरोध था वो R था। अब उस R के अनुसार जैसे इसे पूरे प्रतिरोध का मान था R, तो हर एक भाग का मान कितना हो गया, R/5 हो जाएगा हर एक प्रतिरोध का मान, क्योंकि 5 हिस्से हुए तो 5 हिस्सों का प्रतिरोध समान होगा R/5। अब फिर कहा गया कि इसको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया गया, इस प्रकार से इनको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया गया। ये हो गए हमारे पांचों के पांचों, R1, R2, R3, R4, R5। और फिर कह दिया कि इस क्रम में इस पूरे प्रतिरोध का तुल्यमान R डैश है। तो आप लोगों से पूछा है R डैश अपॉन R का मान क्या होगा, या ऐसा भी निकाल सकते हैं कि R अपॉन R डैश का मान क्या होगा। तो पहले हम इस तुल्य प्रतिरोध R डैश का मान निकाल लेते हैं। तो समांतर क्रम में अगर हम इसको लेकर चलें, समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R डैश, वो बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब ये वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, 1/R डैश इक्वल टू R1 का मान हमारा R/5, R2 का भी, R3 का भी, R4 का भी, R5 का भी, हर किसी की सेम वैल्यू है। तो ये हर एक में 5/R 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 होता चला जाएगा। 5 बार इसको लिख देंगे। सभी में जब 5 बार इसको लिखा तो लघुत्तम आपका आ जाएगा R और ऊपर हो जाएगा 5 × 5, तो 5 पंजे 25/R हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी 1/R डैश की आई है। 1/R डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25/R। अब हमसे जो पूछा है वो R/R डैश पूछा है, तो जो ये R अपॉन में है इसे इधर ले आए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा R/R डैश इक्वल टू टोटल बच जाएगा 25। R/R डैश कितना होगा 25। यहाँ पर ये आपको समांतर क्रम में दिया गया है। अगर हम इसी क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लें कि इसको श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध था, फिर उसको 5 भागों में किया, 5 भागों में करने के बाद फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर फिर से उसी तार का निर्माण हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जितना प्रतिरोध पहले था उतना ही प्रतिरोध हो जाएगा, और जो नया प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध वो पहले प्रतिरोध का 25वां भाग हो जाएगा, यानी प्रतिरोध 25 गुना कम हो जाएगा। अगर पहला प्रतिरोध 25 ओम था, ये टोटल प्रतिरोध 25 ओम था, तो अब की बार जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कुल 1 ओम होगा। इसीलिए प्रतिरोध घटने के कारण ही पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, उससे पहले में भी समझाया गया था कि घरों में जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और वो आपने यहाँ देख लिया होगा कि अगर हम 5 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमारा 5 गुना हो जाएगा, जबकि श्रेणी क्रम के स्थान पर अगर उसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाता है, उसी अनुपात में प्रतिरोध घट जाता है।
तो प्रतिरोध घटाने के लिए या विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षरण रोकने के लिए, उसकी व्यर्थ समाप्ति से बचने के लिए हम उपकरणों को घरों में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। दीपावली पर जो आप लोग लड़ी यूज करते हो, लाइटिंग यूज करते हो, उसमें दो प्रकार की लाइटें आजकल आनी शुरू हो गई हैं। एक तो आपकी सीरीज में आती है जिसमें केवल एक एक बल्ब लगा रहता है पूरी लड़ी में, और आजकल एक मिश्रित क्रम भी आ रहा है जिसमें एक लड़ी इस प्रकार से चलती है, दूसरी इसके साथ साथ, तीसरी इसके साथ साथ। तो जो इस प्रकार का क्रम होता है वो समांतर और श्रेणी दोनों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। और श्रेणी क्रम में आपने देखा होगा अगर कहीं बीच का एक बल्ब समाप्त हो जाए तो पूरी की पूरी लड़ी काम करना बंद कर देती है, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। उसमें जब एक लड़ी या एक लाइन खराब होती है तो बाकी लाइनें अपना काम करती रहती हैं। तो समांतर क्रम का बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हर प्रकार से समझ सकते हैं। पिछली वीडियोज में बताया है और आज की वीडियो में तो हमने इसको उदाहरण के साथ भी समझ लिया है। तो अब हमने इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न शुरू कर दिए हैं, जिनमें ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात बाकी बचे हुए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट में कि सर आप एक लंबी वीडियो क्यों नहीं बनाते, छोटी छोटी वीडियोज क्यों बनाते हैं। तो देखो बेटा, लंबी वीडियो में अगर आप लोग का मन पढ़ने का नहीं है तो आप बोर हो सकते हैं, और जितना मन आपका कर रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकते हो। एक वीडियो देखिए, अभी भी मन कर रहा है अगली वीडियो देखिए, लेकिन छोटी वीडियो का फायदा ये भी होता है कि तो मुझे अपलोड करने में आसानी रहती है। दूसरा ये आपके लिए भी प्रॉफिट होता है कि जब आप लोग बोरियत महसूस करें तब उस वीडियो को वहीं छोड़ दीजिए, अगली वीडियो आगे देख लीजिए। तो इस कारण हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।